Hello students, welcome you all to the online classes of Shri Ram Public School, and here we are back with our macroeconomics classes for 12th class. हमारी थर्ड यूनिट स्टार्ट हुई थी विच वॉज डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट एंड in that also we were studying about we आज से हमारी ये यूनिट स्टार्टअप होनी थी डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट एंड फॉर दैट येस्टरडे आई गेव यू होमवर्क टू रिवाइज द एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ नेशनल इनकम, क्योंकि मैंने ये बोला भी था लेक्चर में कल के जो मैसेज में मैंने ये लिखा भी था दैट इट इज़ वेरी मच कनेक्टेड विद टुडेज़ टॉपिक। जो आज से हम ये चैप्टर स्टार्टअप करने जा रहे हैं इसमें एक्सपेंडिचर मेथड ही बेस है एक्चुअली इस चैप्टर को समझने के लिए। सो अगर आपने वो टॉपिक रिवाइज़ किया होगा तो जो आगे के टॉपिक्स हैं वो क्लियरली आपको समझ में आ जाएंगे एंड आई होप यू वुड हैव डन दैट। सो प्रोसीडिंग टूवर्ड्स आज का हमारा टॉपिक जो है इनकम डिटर्मिनेशन, दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे एंड टुडे इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एग्रीगेट डिमांड। देखो इनकम डिटर्मिनेशन जो टॉपिक है ये आपका एक कंप्लीट चैप्टर है और इसमें आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं दैट आई हैव मेंशन्ड हियर इन दिस लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, ठीक। एंड द फर्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फर्स्ट टॉपिक ओनली टुडे, ओके। सिर्फ हम आज इतना ही डिस्कस करेंगे। इन अवर नेक्स्ट क्लासेस वी विल प्रोसीड फर्दर। तो आज के लिए हम डिस्कस करेंगे अबाउट एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स। उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, अलॉन्ग विद दिस वी विल डिस्कस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल एंड एग्रीगेट डिमांड कर्व क्या होता है ये, ठीक है। फिर सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई, ये हम कल से स्टार्टअप करेंगे। दिस वी विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। एक दिन के लिए एक टॉपिक उठाएं तो शायद समझने में भी ज़्यादा कन्वीनियंट होगा, दैट्स वाई आई हैव चूज्ड दिस वन। सो एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, उसके कंपोनेंट्स क्या है, एग्रीगेट डिमांड का शेड्यूल कैसे बनता है और कर्व क्या होता है, किस तरह से बनता है, ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। गो थ्रू द कंप्लीट वीडियो टू अंडरस्टैंड ऑल दीज टर्म्स, ओके। बहुत ध्यान से ये वीडियो देखिएगा तभी आपको और सुनिएगा तभी आपको ये सारी चीज़ें क्लियर आउट होंगी, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। सी एग्रीगेट डिमांड, व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड? Aggregate demand refers to the total demand for final goods and services in an economy during an year. अब यहाँ पर आप देखो, अगर आप 11th की डिमांड की डेफिनेशन 11th क्लास की याद रखे हुए हैं तो वहाँ पर क्या था, डिमांडेड बाय अ कंज्यूमर एट अ सर्टेन प्राइस एट अ सर्टेन कंडीशंस, है ना। तो ये सारी चीज़ें थी, लेकिन यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड में ऐसा कुछ नहीं है। एग्रीगेट डिमांड से यहाँ पर मीनिंग क्या है, एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू द टोटल डिमांड ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। किसकी टोटल डिमांड के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, फाइनल गुड्स और सर्विसेज। ध्यान रखिएगा इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं करना है, प्राइमरी गुड्स को भी इंक्लूड नहीं करना है, अनलेस एंड अनटिल the primary goods are used as final goods and services। तो हमें सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स और सर्विसेज को ही ध्यान में रखते हुए उनकी डिमांड को रेफ़र करना है एज एग्रीगेट डिमांड। और वो डिमांड भी कब होनी चाहिए, एक फाइनेंशियल ईयर या फिर एक ईयर के इन बिटवीन में जितनी भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज की डिमांड एक इकोनॉमी में की जाती है वो हमारी क्या कहलाएगी, एग्रीगेट डिमांड कहलाएगी, ठीक है। तो ये हुई हमारा एग्रीगेट डिमांड का, ये हमारा कॉन्सेप्ट हुआ। आगे देखिए, इट इज़ मेंशन्ड aggregate demand becomes equal to the total amount of money which the household firms and government are willing to spend on purchase of goods and services during a given period। हाँ, क्यों, क्योंकि देखो एक फेमस इकोनॉमिस्ट हुए हैं कीन्स, तो कीन्सियन थ्योरी ऑफ इनकम और एम्प्लॉयमेंट एक बहुत फेमस बुक उन्होंने इकोनॉमिक्स की लिखी है।
थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, और इसके कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पर समझने बहुत ज़रूरी हैं। वो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है कि एग्रीगेट डिमांड को आप कभी भी वो डिमांड के तौर पर मेज़र नहीं कर सकते हो जो कि कंज्यूमर वहाँ एक इकोनॉमी में ख़रीदने के लिए तैयार हैं। वो डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड के कॉन्सेप्ट को आप एग्रीगेट डिमांड के कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एग्रीगेट डिमांड कैन ऑल्सो बी व्यूड एज टोटल एक्सपेंडिचर के तौर पर हम उसको देख सकते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो, फाइनेंशियल जो एक इकोनॉमी में हाउस होल्ड से यहाँ मतलब है वो सारे फर्म्स या वो सारे इंस्टीट्यूशंस और फैमिलीज़, ठीक है। हाउस होल्ड से यहाँ मतलब सिर्फ फैमिलीज से नहीं है, हाउस होल्ड से मतलब है चाहे वो नॉन फाइनेंशियल जो आपके NGOs वगैरह होते हैं वो हो गए, या आपका हाउस होल्ड सेक्टर हो गया, उन सब के थ्रू, ठीक, अलॉन्ग विथ गवर्नमेंट भी तो कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे करती है जो कि फाइनल गुड्स और सर्विसेज के तौर पर उनको कंज्यूम करती है। तो गवर्नमेंट का भी वो एक्सपेंडिचर जो है वो काउंट आउट होगा यहाँ पर डिमांड के तौर पर। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की भी अपनी गुड्स और सर्विसेज की डिमांड होती है फॉर देयर फाइनल कंजम्पशन, उनकी कंजम्पशन के लिए, और ये सारी चीज़ों को हम इंक्लूड कर लेंगे। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि हम इकोनॉमी में डिमांड को डिमांड के लेवल से नहीं, एक्सपेंसेस के लेवल से देख रहे हैं, और एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम या नेशनल इनकम एस्टिमेट करने का जो एक्सपेंडिचर मेथड था वो हमारा क्या कहलाता था कि एक्सपेंस किया गया है, कितना एक्सपेंस किया गया है इकोनॉमी में, उस चीज़ को हम मेज़र कर लेंगे तो भाई वो हमारी इनकम हो गई इकोनॉमी की। हाँ, अब इसी चीज़ को यहाँ पर रिवर्स कर दो कि इनकम तो तब होगी ना जब हमने गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस किया। प्रोड्यूस क्यों करेंगे? किसी चीज़ का प्रोडक्शन क्यों होगा? क्योंकि उसकी डिमांड है। अब यहाँ पर हम पहुँच गए डिमांड के बेस में, जड़ में, ठीक है। डिमांड क्यों है? क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत है, ख़रीदना चाहते हैं, तभी तो हमने उसका प्रोडक्शन किया, ठीक है। तो अब अल्टीमेटली जो ये डिमांड थी वो किससे रिलेटेड हो गई? वो रिलेटेड हो गई आपकी एक्सपेंस से। हाँ, इसलिए एग्रीगेट डिमांड को हम इक्वल टू रखते हैं, यानी AD इक्वल टू क्या होता है? टोटल कंजम्पशन। हाँ, कंजम्पशन ले लो आप। अब ये कंजम्पशन हाउस होल्ड सेक्टर का, गवर्नमेंट सेक्टर का, या फिर जो भी फर्म्स हैं जो फाइनल कंजम्पशन कर रही हैं गुड्स और सर्विसेज का, वो, ठीक है, प्लस इन्वेस्टमेंट, ठीक है, या इन्वेस्टमेंट को आप ले लो सेविंग्स। तो ये होता है एग्रीगेट इक्वल डिमांड इक्वल टू C+I, यानी कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। ऐसा क्यों है वो हम आगे के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। डोंट बी इम्पेशेंट, बिल्कुल भी इम्पेशेंस होने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान से सुनते जाइए एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। देखो, एग्रीगेट डिमांड हमेशा इक्वल टू होती है उस मनी के जो कि उस इकोनॉमी के, ठीक है, उस इकोनॉमी के हाउस होल्ड सेक्टर के लोग, या फिर फर्म जो बिजनेस फर्म्स है वो, या फिर गवर्नमेंट विलिंग टू स्पेंड, यानी खर्च करने की इच्छा रखती हैं, उस अमाउंट के इक्वल है जो कि खर्च करने की इच्छा रखते हैं ये सारी चीज़ें, ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज के परचेज पर खरीदने खर्च करने के लिए जितना भी अमाउंट हम तैयार हैं वो सारा अमाउंट हमारा एग्रीगेट डिमांड कहलाएगा। क्या ये कंप्लीट हुई डेफिनेशन? नहीं, इसमें इन्वेस्टमेंट का जिक्र नहीं है। ये बेसिक एक इंट्रोडक्शन हुआ कि भाई एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। अब हम कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड जब समझने की कोशिश करेंगे तभी हमें क्लियर वे में समझ में आएगा कि एक्चुअली में एग्रीगेट डिमांड का कॉन्सेप्ट क्या है। अब यहाँ एक्सपेंडिचर आ गया, ये तो क्लियर है ना। यहाँ पर ये चीज़ तो क्लियर है कि भाई वो स्पेंड करना चाहते हैं, यानी एक्सपेंडिचर, या फिर कह लीजिए यहाँ पर कह लीजिए
फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग एन ईयर। तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर वर्ड तो क्लियर हो गया कि हमें एक्सपेंसेस से काउंट करनी है, ठीक है। हमें क्या करना है, एक्सपेंसेस से अपनी डिमांड को काउंट आउट करना है। तो इस चीज़ को समझने के लिए आप समझ सकते हो इसको कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड के थ्रू। और आगे हम देखते हैं कि किस तरह से ये कंपोनेंट्स वर्क करते हैं। यस, 4 कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड आर देयर, और वो क्या क्या है। फर्स्ट वन हो गया आपका प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, या फिर कह लीजिए हाउस होल्ड, ठीक, प्राइवेट या हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब याद करो नेशनल इनकम जो एस्टिमेशन में एक्सपेंडिचर मेथड था उसमें भी यही सारी चीज़ें आई थी, और इसीलिए मैंने वो टॉपिक आपको रिवाइज करवाया था। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको आप डिनोट करते हो सी से, हाँ, यानी टोटल कंजम्पशन कितना है, ठीक। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दोबारा से समझ लीजिए अगर भूल गए हैं कि क्या होता है। टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय ऑल द हाउस होल्ड ऑफ द कंट्री ऑन देयर पर्सनल कंजम्पशन। एक इकोनॉमी में जो भी हाउस होल्ड सेक्टर के थ्रू या फिर प्राइवेट सेक्टर के थ्रू फाइनल गुड्स और सर्विसेज का जो भी कंजम्पशन किया जा रहा है, वो टोटल खर्चा जो है वो आपका प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहलाएगा, ठीक है। यानी प्राइवेट सेक्टर के थ्रू अपने कंजम्पशन के लिए, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए फाइनल गुड्स और सर्विसेज पर जितना भी खर्च किया जा रहा है वो आपका टोटल डिमांड है गुड्स और सर्विसेज की, ठीक है, वहाँ पर प्राइवेट कंजम्पशन फील्ड में। और ये और क्या कहला सकती है, ये कहला सकती है प्राइवेट कंजम्पशन डिमांड, ठीक, ये कहला सकती है PCD यानी प्राइवेट कंजम्पशन डिमांड। इसको आप इस फर्स्ट कंपोनेंट से रिलेट कर सकते हो। अब ये सेकंड कंपोनेंट क्या हुआ, देखो कोई भी पर्सन है वो ज़रूरी नहीं है कि अपनी जो टोटल इनकम है, टोटल इनकम को आप किससे डिनोट करते हो, वाई से डिनोट करते हो, और ज़रूरी नहीं है कि वाई जो है वो हमेशा इक्वल टू हो कंजम्पशन के, है ना। हम क्या करते हैं, हम अपनी इनकम का कुछ पार्ट तो सेविंग्स के तौर पर कहीं ना कहीं बचा कर रखते हैं, हाँ, तो वो सेविंग्स हमारी, या फिर कह लीजिए उसको कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करते हैं, तो सेविंग्स ही आगे फर्दर ऑन क्या होती हैं, इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट होती हैं। ये तो बैंकिंग वाले चैप्टर में हमने समझा, ठीक है। तो आप सेविंग ना कहकर उसको इन्वेस्टमेंट कह लीजिए, इन्वेस्टमेंट हो गया। और प्लस हमारी जो कुछ एकदम कोई इंसान कितना भी ज़्यादा पैसा बचाना चाहे लेकिन मिनिमम कंजम्पशन तो कुछ उसका होगा, वो कंजम्पशन आप ले लो। तो अल्टीमेटली क्या है, आप ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करो तो भी कुछ सेविंग करोगे, और आप ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करो तो भी कुछ कंजम्पशन करोगे। तो इस तरह से इनकम इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इन्वेस्टमेंट प्लस कंजम्पशन, ठीक। तो ये हो गया। अब कंजम्पशन में टोटल डिमांड जो कि प्राइवेट सेक्टर के थ्रू की गई कंजम्पशन के लिए गुड्स और सर्विसेज की, वो हो गई आपकी प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब आ जाते हैं हम सेकेंड कंपोनेंट पर, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, यानी ये आई वाला फैक्टर, ठीक है। ये आई क्या है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है ना। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द टोटल डिमांड या फिर रेफर्स टू द डिमांड ऑफ कैपिटल गुड्स। इन्वेस्टमेंट कहाँ किया जाता है, कैपिटल चीज़ों पर ही तो किया जाता है, कैपिटल गुड्स पर, हाँ, या कैपिटल जो फॉर्मेशन प्रोसेस है उसमें इन्वेस्ट किया जाता है। तो अब ये कैपिटल गुड्स में जितना भी हमने इन्वेस्टमेंट किया या जितना भी खर्चा किया वो हमारा क्या कहलाएगा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहलाएगा। और ये क्या होता है, डिमांड, दिस डिमांड डिपेंड्स ऑन द प्रीवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट,
ये डिमांड जो है वो डिपेंड करती है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और ये बैंकिंग के चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। जितना ही इंटरेस्ट रेट हाई होगा उतना ही बैंक कंज्यूमर्स जो है वो लोन क्या करेंगे, कम लेना चाहेंगे, है ना। और जितना ही इंटरेस्ट आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उतना ही कंज्यूमर्स बैंक लोन ज़्यादा लेना चाहेंगे, यानी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, है ना, इकोनॉमी में। तो इस तरह से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या कहता है, वो कहता है कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा या जो भी इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक, उससे कैपिटल गुड्स में कितना इंक्रीज़ हुआ है, वो भी आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहलाएगा। ये आपका सेकेंड कंपोनेंट हुआ एग्रीगेट डिमांड का। थर्ड कंपोनेंट पर आ जाइए। थर्ड वन इज़ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी जी। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में क्या आ गया, इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में आ गया आपका वो गुड्स और सर्विसेज जो कि गवर्नमेंट एक्सपेंड कर रही है या गवर्नमेंट कंज्यूम कर रही है, वो आपकी क्या कहलाएंगे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। हाँ, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट जो है वो उसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए रोड बनानी है, और उस रोड बनाने के लिए वो भी तो कुछ रॉ मटेरियल वगैरह कंज्यूम कर रही है, मतलब कंजम्पशन हो रहा है, तो ये कंजम्पशन जो है वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में आएगा, है ना। द एक्सपेंडिचर डन बाय गवर्नमेंट टू डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी, ये आपका आ गया जी कंपोनेंट के तौर पर। ओके, ये हो गया आपका जी कंपोनेंट के तौर पर। और फोर्थ वन आ गया आपका नेट एक्सपोर्ट, यानी एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ये हो गया आपका नेट एक्सपोर्ट। तो बेसिकली देखो यहाँ पर क्या है, हम जो हमारे सिलेबस में है उस पर फोकस करते हैं। यहाँ ये जो है ना आपका थर्ड और फोर्थ कंपोनेंट, अभी फ़िलहाल ये थोड़ा ब्रॉड टर्म में आ जा रहा है, थोड़ा ज़्यादा ब्रॉड थिंकिंग में आ जाता है, तो हम नेट एक्सपोर्ट और जो आपका गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है ये इस चैप्टर में इतना डिटेल में डिस्कस नहीं है, जबकि जो ज़्यादा फोकस है वो किस पर है, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इस पर है, ठीक है। तो यही चीज़ें हम इस चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पर एक बार दोबारा से मैं कहना चाहूँगी कि इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट मीन्स क्या होता है, इन्वेस्टमेंट मीन्स एडिंग टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स या कैपिटल असेट्स। जैसे हमने नई मशीनरी खरीदी है, तो वो क्या है, आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। हाँ, अब ये जो खर्च हुआ नई मशीनरी खरीदने पर, ये आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। इसके अलावा हमने नई बिल्डिंग बनवाई है, ठीक, तो ये सारे एक्सपेंडिचर आपके कैपिटल इन्वेस्टमेंट हैं, या फिर कह लीजिए इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हैं। अब जो ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हैं ये भी फर्दर ऑन टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हो गया इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरा हो गया ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ठीक। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये भी हम आगे समझने की कोशिश करेंगे किस तरह से ये वर्क करते हैं, क्योंकि आगे जो है हमारा, या मैं अभी आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है वो इन्वेस्टमेंट जो कि प्रॉफिट मोटिव के लिए किया जाए। हाँ, यानी इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट से मतलब होता है हमारा वो इन्वेस्टमेंट जो कि प्रॉफिट अर्निंग मोटिव के लिए किया जाए, और ये जैसे जैसे इनकम इंक्रीज़ होती है वैसे वैसे ये इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज़ हो जाता है। पॉजिटिव रिलेशन होता है बिटवीन इनकम एंड इन्वेस्टमेंट। जितना ज़्यादा इनकम बढ़ेगी उतना ज़्यादा आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। इसको अगर सीधे सीधे ले लो तो वर्किंग कैपिटल का जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कहला सकता है। और ये जो है जनरली प्राइवेट सेक्टर के थ्रू किया जाता है इकोनॉमी में।
हम क्योंकि ब्रॉड लेवल की बात कर रहे हैं, इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर इंडिविजुअल फर्म या इंडिविजुअल पर्सन की बात कर ही नहीं रहे हैं, तो फर्म के लेवल पर उसको समझने की कोशिश मत करिएगा। यहाँ पर इकोनॉमी की बात हो रही है, तो जैसे जैसे किसी पर्टिकुलर सेक्टर में प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे वहाँ पर क्या होता जाता है, प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट बढ़ता चला जाता है, ठीक है। और जो भी फील्ड, जो भी आपके एरियाज़ इकोनॉमी के लॉसेस के एरियाज़ हैं, वहाँ से फिर धीरे धीरे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम भी होगा। अब इसके बाद ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट समझने की कोशिश करिए। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है वो इन्वेस्टमेंट जो कि क्या है, आपका ऑटोनोमस है, यानी अपने आप सेल्फ ड्रिवन है। यहाँ पर प्रॉफिट अर्निंग मोटिव के थ्रू ये ड्राइव ऑन नहीं होता है ना। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या था? प्रॉफिट ड्रिवन था, यानी प्रॉफिट उसको ड्राइव कर रहा था। भाई ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, कम प्रॉफिट होगा तो कम इन्वेस्टमेंट होगा। लेकिन यहाँ प्रॉफिट के थ्रू ड्रिवन नहीं है, यहाँ ऑटोनोमसली ड्रिवन है। ऑटोमेटिकली ड्राइव करना है कि भाई पब्लिक वेलफेयर के लिए हमें ये काम तो करना ही करना है। तो यहाँ पर प्रॉफिट मोटिव काम नहीं करता ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में, ठीक। और इसके अलावा यहाँ पर कंसिस्टेंसी बनी रहती है, यानी कांस्टेंट रहता है। ये कोई भी लेवल ऑफ इनकम हो, इन्वेस्टमेंट जो है आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा। फॉर एग्जांपल आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बाय गवर्नमेंट सेक्टर, जैसे रोड्स हो गया, डैम्स हो गया है, इसमें लॉसेस हो तभी भी गवर्नमेंट को ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना ही है फॉर द पीपल्स वेलफेयर या फॉर द पब्लिक वेलफेयर, ठीक। तो ये क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है और इसीलिए एक्स एक्सिस से ये हमेशा पैरेलल होता है, यानी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इस तरह से आपका ग्राफिकली चलेगा। इन टुमारोज़ क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द ग्राफ्स। जो भी ये ग्राफ है आपके इन्वेस्टमेंट, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट के, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के, ये हम कल डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो के लिए ये 4 कंपोनेंट्स एग्रीगेट डिमांड के, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की। और आगे हम चलते हैं एग्रीगेट डिमांड के शेड्यूल की तरफ। तो डिमांड शेड्यूल क्लास 11th में हमने पढ़ा था। व्हाट वाज दैट? डिमांड शेड्यूल इज़ लाइक द टैबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड, ओके। और यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड क्या है? एग्रीगेट डिमांड भी डिफरेंट इनकम लेवल्स पर डिफरेंट जो आपका डिमांड है, या फिर डिफरेंट जो आपका डिमांड की जो एग्रीगेट डिमांड के जो आपके बेसिक कह लो कंपोनेंट्स हुए, उसको रिफ्लेक्ट करे, वो आपका क्या हो गया, एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल हो गया। अब प्रीवियस जो कंपोनेंट्स थे उसमें मैंने आपको बताया था कि एग्रीगेट डिमांड में हम गवर्नमेंट वाला जो सेक्टर था, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट, इसको हटाकर पढ़ने वाले हैं। बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के बारे में, ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। क्यों है ऐसा? क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर भी कहीं ना कहीं कंजम्पशन ही कर रही है फाइनल गुड्स और सर्विसेज का, तो इसीलिए हमने ब्रॉड लेवल पर कंजम्पशन को लिया है और इन्वेस्टमेंट को लिया है। आगे जो ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है और नेट एक्सपोर्ट है, इसको आप आगे की क्लासेस में और डिटेल में पढ़ेंगे। अब एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल आप देख लो, डिफरेंट जो इनकम लेवल है, हम ये मान कर चलते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और माना जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो ऑटोनोमस है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट क्या है? ऑटोनोमस है। ऑटोनोमस होने का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट है। अभी मैंने बताया था इन्वेस्टमेंट क्या है, ऑटोनोमस है। आई इज ऑटोनोमस। हम एक ये हाइपोथेटिकल थ्योरी लेकर चल रहे हैं। हाइपोथेटिकल थ्योरी मीन्स अपने दिमाग से हम ये मानकर चल रहे हैं कि आई जो है वो ऑटोनोमस है, मीन्स कांस्टेंट है। और ऑटोनोमस जब भी कोई फिगर होता है तो उसके ऊपर आप ऐसे बार लगा देते हैं, तो आई यहाँ पर बार में है, कांस्टेंट में है, ठीक।
और ये देखो आप ये टेबुलर प्रेजेंटेशन में यहाँ पर देख रहे हो 20-20-20 इन्वेस्टमेंट क्या है, एकदम कांस्टेंट है। हमें मानकर चल रहे हैं कि भाई जितना मेरी सेविंग की हैबिट है, एक इंडिविजुअल पर्सन के तौर पर थोड़ा सिंपल कर दें समझने के लिए, तो जितना एक पर्सन की जो सेविंग की हैबिट है वो उतनी ही बनी रहेगी। ठीक, इसके साथ में एक और एजम्पशन हम ले रहे हैं, वो एजम्पशन ये ले रहे हैं कि जो इनकम लेवल है वो कॉन्स्टेंटली बढ़ता ही जाएगा, घटेगा नहीं, बढ़ता ही जाएगा। तो अगर आपकी इन्वेस्टमेंट भी कांस्टेंट हो गई, इनकम हम धीरे धीरे क्या होती जाएगी, इंक्रीज़ ही होती जाएगी। तो अब इंक्रीज़ होने के साथ में फिर जाहिर सी बात है अगला जो इंक्रीज़ होगा वो किस में होगा, कंजम्पशन में होगा। ठीक है, हाँ, तो कंजम्पशन में होगा। और यहाँ पर एक एजम्पशन और है, वो एजम्पशन ये है कि हम ये मानते हैं कि जब कोई बंदा नहीं कमाता है, यानी जब किसी पर्सन की इनकम ज़ीरो होती है, तभी भी उसका कुछ मिनिमम कंजम्पशन होता है, यानी कंजम्पशन ज़ीरो नहीं हो सकती। यानी जब y ज़ीरो हो तब भी c ज़ीरो नहीं होता। क्यों नहीं होता, उसका भी रीज़न है। इंडिविजुअल लेवल पर आप समझने की कोशिश करिए, फिर आप इकोनॉमी के लेवल पर उसको ज़्यादा आसानी से समझ लेंगे। एज अ स्टूडेंट या एज अ चाइल्ड आप अभी अर्निंग मेंबर नहीं हैं, अर्न नहीं कर रहे हैं मनी को, ठीक है। तो क्या आपकी कोई इनकम है, नहीं है, आपकी इनकम क्या है, यहाँ पर ज़ीरो है, ठीक है। लेकिन क्या आपका कंजम्पशन ज़ीरो है, अभी नहीं। आपकी पढ़ाई के खर्चे हैं, आपका कुछ खाना खाते होगे, कपड़े पहनते होगे, कुछ हॉबीज़ होंगी, ठीक है, उन सब पर खर्च हो रहा है ना, मनी तो जा ही रहा है, ठीक। तो ये जो कंजम्पशन है वो क्या है, ज़ीरो नहीं है। कब, जबकि इनकम ज़ीरो है। मिनिमम एक खर्चा तो हर एक पर्सन का होता ही है, मिनिमम कंजम्पशन एक इनकम के मिनिमम होने पर भी रहता ही रहता है, ठीक है, इनकम के ज़ीरो होने पर भी रहता ही रहता है। क्या इंसान बड़े होने पर भी, आप एज्यूम कर लीजिए कि आपकी अगर जॉब नहीं लग रही है, अगर आपकी अर्निंग नहीं है, तो क्या आपका कंजम्पशन ज़ीरो हो जाएगा? आप ये कह दोगे कि पापा आज तो जॉब लगी नहीं है, मतलब अभी तक तो मेरी जॉब लगी नहीं है, तो आज से खाना खाना बंद, मैं कपड़े भी ले लो, कपड़े भी पहनना बंद। इट इज़ नॉट इट और पॉसिबल। आपकी कुछ बेसिक नीड्स हैं और उन बेसिक नीड्स पर आप कंज्यूम करेंगे ही करेंगे, तो वो क्या हो गया, आपका कंजम्पशन हो गया, ठीक है, जो कि क्या है, कभी भी ज़ीरो नहीं है। हाँ, एक चीज़ और है, एज़ पर द टेंडेंसी, जैसे जैसे ये इनकम बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आपके जो कंजम्पशन के हैबिट्स हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। भाई अभी आप बेसिक नीड्स पर हैं, आपकी अर्निंग थोड़ी बढ़ी तो आपने उन बेसिक नीड्स को थोड़ा सोशलाइज करना शुरू कर दिया, अब आप थोड़े अच्छे कपड़े चाहते हो, थोड़ा अच्छा खाना चाहते हो, देन आगे फिर और बढ़ जाते हो तो अब आप पैदल चलने के आगे साइकिल चाहते हो, देन थोड़ा और आगे अर्निंग बढ़ी तो आप साइकिल के बजाय बाइक, देन बाइक से कार, और फिर कार से भी अर्निंग और ज़्यादा बढ़ जाती है तो एस्टीम्ड कार आप ढूंढना चाहोगे, मतलब ब्रांडेड वंस जो कि आपकी रेपुटेशन को मेंटेन कर सकें। तो इस तरह से क्या हुआ, आपका जैसे जैसे अर्निंग बढ़ रही है वैसे वैसे आपकी जो कंजम्पशन हैबिट्स हैं वो भी क्या हो जा रही हैं, बढ़ रही हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब इसी चीज़ को यहाँ पर ग्राफिकली आप समझने की कोशिश करो कि जब आपकी इन्वेस्टमेंट क्या थी, ज़ीरो थी। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यस, जब आपकी यहाँ पर देखो ये इनकम है और ये आपका इधर में एक्स एक्सिस पर आपकी इनकम रिफ्लेक्ट हो रही है और वाई एक्सिस पर कंजम्पशन या इन्वेस्टमेंट, इधर में आपका क्या है, कंजम्पशन या इसको कह लो इन्वेस्टमेंट, हाँ, ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, जब इनकम ज़ीरो थी तो ज़ीरो पर भी कंजम्पशन कुछ था, है ना, ये 20, ठीक। अब इसके बाद में 20 पॉइंट तक ये कंजम्पशन यहाँ पर कुछ तो था, मिनिमम कंजम्पशन, तो तब भी आपका कुछ था। और इन्वेस्टमेंट हमने माना है कि ऑटोनोमस है, तो इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस है मींस पैरेलल है, बिल्कुल वो कांस्टेंट बनी हुई है एज इट इट्स। ये आपका क्या हो गया,
आई हो गया, ठीक है। अब जबकि कंजम्पशन, अब हमने अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझा कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है, जैसे 40 हुआ इनकम लेवल तो आपका एक्सपेंसेस जो है वो बढ़कर और आगे 50 तक पहुंच गए। आगे 80 हुआ तो और आगे कंजम्पशन जो है वो धीरे धीरे आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज होता चला जा रहा है। एग्रीगेट डिमांड क्या है, सी प्लस आई, यानी कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। अगर ये कांस्टेंट है, ठीक है, तो जितना ये बढ़ेगा प्रोपोर्शनेटली कंजम्पशन भी आपका बढ़ता चला जाएगा, ठीक। और इस तरह से हमेशा हमेशा जो आपका एडी में इंक्रीज़ है उतना ही कंजम्पशन में इंक्रीज़ होगा, ठीक है। ये आपका रिलेशन है। इन डेप्थ एनालिसिस अगर आप करिए इसका तो ये क्या दिखाएगा कि आपका एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन इनकम। हमेशा जो एग्रीगेट डिमांड है वो इनकम के इंक्रीज़ के साथ इंक्रीज़ होती चली जाती है। और एक चीज़ और यहाँ पर सीधे सीधे रिफ्लेक्ट हो रही है, क्योंकि आई कांस्टेंट है, इस वजह से जितना परसेंट एग्रीगेट डिमांड जितना परसेंट इनकम इंक्रीज़ होगी, है ना, उतना ही परसेंट आपका क्या हो जाएगा, कंजम्पशन भी इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक। तो ये आज के टॉपिक के लिए या आज की क्लास के लिए इतना मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट इफ़ यू वुड हैव वॉच्ड द वीडियो क्लियरली। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू and have a good day.